हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जो क्लास हो रहा है ना बाबू, हम आपका चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज जितना है इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चैप्टर वाइज खत्म होगा, उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, गेस्ट क्वेश्चन पढ़ना है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग को पढ़ना है, सब्जेक्टिव भी करना है। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज हमको थ्योरी ऑब्जेक्टिव कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही है। उसके बाद से फिर इसका रिवीजन भी करना है, फिर लास्ट के 2 महीनों में इसका क्रैश कोर्स भी करना है। ठीक है, तो अभी 2 बार, इसके बाद 2 बार सिलेबस को और खत्म करना है और हो जाएगा, पक्का विश्वास बना के रखिएगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है, क्लास 12th का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या बाबू, आज के क्लास में क्या करने वाले हैं? क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों जो चैप्टर 6 है, तत्वों का निष्कर्षण एवं जो सिद्धांत है, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी का क्लास करने का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना सब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता पड़ेगी, सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं, क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक अपना अटेंडेंस बना दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ इतने बच्चे उपस्थित हुए हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे फटाफट से मैसेज करके फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, अगर आप नहीं दिए हैं तो फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए। और प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का क्लास चैप्टर वाइज चलेगा। जैसे ये थ्योरी चल रहा है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव शाम में 7:30 बजे से होने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और पूरा कूट कूट के पढ़ाई करना अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, और बच्चे हैं जो नोट्स पीडीएफ नहीं लिए हैं, कोर्स नहीं लिए हैं, बाबू ले लीजिए। 499 में आपको मिलने वाला है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, प्रिंटेड पीडीएफ दिया जाएगा, जिसको आप प्रिंट करवा के बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम ऑफर में लेने के लिए नंबर लिखा हुआ है 6299248935, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बोलिए क्लास को शुरू कर दिया जाए। एक बार बोलिए यस, क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तत्व होते हैं ना, भू प्रॉपर्टी पे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बाबू 2-3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब खास करके 2 तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था, यानी जो क्या हो, फ्री, या किसी से भी चीज से उसको मतलब ना हो, यानी मुक्त हो। यानी मुक्त अवस्था में हमारा पाया जाता है क्या, याद रखिएगा। मुक्त अवस्था की बात करें तो हमारा क्या पाया जाता है, सोना। सोना का मतलब Au। हमारा क्या पाया जाता है मुक्त अवस्था, Ag। Ag का मतलब क्या होता है, चांदी। हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्लेटी, यानी पीटी, यानी प्लेटिनम। ये जो हमारे होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और ये मुक्त अवस्था क्या होता है प्यारे बच्चों, मुक्त अवस्था प्यारे बच्चों आपको बता दें कि मुक्त अवस्था होता है कि वैसा पदार्थ जो किसी भी चीज से अभिक्रिया ना करे। ठीक है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना जल वाष्प, ना प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, किसी भी चीज से इनको मतलब ना हो, किसी भी चीज से अभिक्रिया ये ना करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मुक्त अवस्था क्या होता है। जैसे आप ही के दोस्त होंगे, चाहे आप ही होंगे, कितने सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि उनको दोस्ती यारी से कुछ भी मतलब नहीं होता है, कुछ भी मतलब नहीं है दोस्ती यारी से, सिर्फ वो पढ़ाई पे अकेले रहते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और प्यारे बच्चों आईएएस आईपीएस वो बन जाते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं, क्योंकि उनको मुक्त अवस्था में रहना पसंद है, सिर्फ पढ़ाई और प्यारे बच्चों अपने काम से काम रखना पसंद है। तो ये क्या है, मुक्त अवस्था हो गया। और संयुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, जो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबके साथ संपर्क करे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त अवस्था। जैसे प्यारे बच्चों लोहे को आप छोड़ दीजिएगा बाहर, तो जल और यहाँ पे क्या करेगा प्यारे बच्चों, जल वाष्प और हवा की उपस्थिति में क्या करेगा, जल वाष्प हवा की उपस्थिति में उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, संयुक्त अवस्था हो गया। कि ये प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि जल वाष्प हवा से संपर्क में जैसे ही आ रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जंग लग रहा है। सोडियम की बात करें प्यारे बच्चों, सोडियम में क्या होता है, हवा की उपस्थिति में, ये आपको सबको पता है। ठीक है ना, सबको पता है। ठीक है, तो यही बात है
कि जो मुक्त अवस्था होता है और संयुक्त अवस्था होता है ये क्या होता है। ठीक है, सबको पता लग गया। प्यारे बच्चों, जो तत्व है ना ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ होते हैं, और जो तत्व होते हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों बात किया जाए कि जो मुक्त अवस्था के तत्व है Au यानी सोना है, महिलाएं इसका प्यारे बच्चों आभूषण के रूप में प्रयोग करती है। Ag यानी चांदी है, और प्लेटिनम है, प्लेटिनम का तो नहीं होता है, लेकिन जो सोना चांदी है उसका आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आप लोग देखते होंगे कि उसको कितना भी पानी से धो लीजिए, मान लीजिए कि कोई महिला है, नाक का पहनी है, कान का पहनी है, अब उस पर कितना ही वो क्या कर रही है, पानी मार रही है, कितना भी हवा की उपस्थिति हो, नमी हो, उस पर क्या हो रहा है, जंग नहीं लग रहा है, बहुत सालों तक चलता है हमारा सोना, वैसे ही चमकता रहता है, चांदी भी वैसे ही चमकता रहता है। ठीक है, तो वो कारण क्या है, क्योंकि वो किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी चीज से वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो जब किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करेगा तो वो लंबा चलेगा, तो यही होता है हमारा मुक्त अवस्था। जैसे प्यारे बच्चों आपको क्या कर दिया जाए, जैसे बहुत सारी लड़कियां अभी हमारे क्लास में हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, उन लोग को लोहा का पहना दिया जाए, क्या लोहा का यहाँ पे कान में का नाक में का पहना दिया जाए, तो वो क्या होता है, जैसे ही 2-4 बार धोएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, काला पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। तो क्या वो संयुक्त अवस्था है, क्योंकि वो क्या जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज से अभिक्रिया कर रहा है, और जैसे ही अभिक्रिया करेगा जंग लग जाएगा, है ना। तो वो क्या हो गया, संयुक्त अवस्था हमारा हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि तत्व जो हमारे होते हैं ना, पृथ्वी पे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था वाला तत्व, और दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाला मतलब तत्व। और पृथ्वी पे भार अनुसार कौन सा तत्व पाया जाता है, एक बार बता दीजिएगा। पृथ्वी पर भार अनुसार, याद रखिएगा, माने भार अनुसार का मतलब क्या, सबसे ज्यादा भार अनुसार, यानी कहने का मतलब पृथ्वी पे भार अनुसार कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप इस पे क्या जवाब देंगे, कौन सा जवाब होगा प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए, कौन सा सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों पाया जाता है। तो भार अनुसार हमारा सबसे ज्यादा पृथ्वी पे एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है पृथ्वी पे, पृथ्वी के भूस्थल पे, तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। मुक्त अवस्था में बात करें कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, पहला बताना है Au सोना, दूसरा बताना है Pt यहाँ पे प्लेटिनम, तीसरा बताना है Ag यानी सिल्वर यानी चांदी। ये सब जितने भी होते हैं हमारे मुक्त अवस्था के तत्व होते हैं। तो क्लियर हो गया आपका मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। देखिए मुक्त अवस्था वैसे पदार्थ जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी संपर्क नहीं करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुक्त अवस्था कहते हैं। और मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हमारे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम होगा, यानी सोना को हम लोग क्या बोलते हैं, Au बोलते हैं, ठीक है, चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं, प्लेटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, Pt बोलते हैं। यहाँ पे आप सब इसको याद रखिएगा। तो ये सब जितने भी चीजें होती है ना, ये किसमें पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब संयुक्त अवस्था क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, उसमें क्या होता था, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते थे, किसी से भी अभिक्रिया प्यारे बच्चों ये नहीं करते थे। तो जब नहीं करते थे तो ये क्या हो गया, मुक्त अवस्था हो गया, यानी किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसमें क्या हो गया, ये सबसे अभिक्रिया क्या करते हैं, अभिक्रिया क्या करते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ये हो गया हमारा संयुक्त, यानी किसी से भी अभिक्रिया करके अपने आप को खराब कर लेगा। जैसे आप लोग करते हैं कि दोस्त बन जाएंगे किसी का और प्यारे बच्चों कैरियर खराब कर देंगे, वो क्या करेगा, वो हीरो बन के घूमेगा, उसके साथ साथ आप भी हीरो बन के घूमेंगे। वो झगड़ा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, और आप भी गए, आप भी मार पिटाई किए, तो ये सब क्या होगा, इससे आपका लाइफ बर्बाद होगा। आप भी मुक्त अवस्था में रहना सीख लीजिए, कामयाब 100% हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब आता है प्यारे बच्चों कि खनिज क्या है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा कि ये खनिज अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज क्या होता है, ठीक है। खनिज का मतलब क्या होता है, जिसको खोद के निकाला जाए जमीन के अंदर से, खनिज यानी जिसको जमीन से अंदर से खोद के निकाला जाए। और कैसे, तो कम पैसा में, ऐसा ना कि 2 रुपया निकालने के लिए जेसीबी से 20 फीट गाढ़ा क्या है, 20 फीट के अंदर 2 रुपया नीचे है, और 2 रुपये के लिए अब जेसीबी बुला दिया, हाई बुला दिया, जितना का बबुआ नहीं उतना का झुनझुना। तो खनिज किसे कहते हैं, जिसको जमीन से अंदर खोद के निकाला जाए, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वो भी कम पैसों में, यानी कम खर्च में निकाला जाए उस खनिज को, यानी जमीन से खोद के, तो उसे ही हम लोग खनिज कहते हैं। यानी खनिज किसे कहते हैं कि खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं।
कैसे, जो खानों की यानी जमीन के अंदर से क्या किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्यारे बच्चों कुछ खनिज पदार्थों के नाम जैसे लोहा हो गया, अब्रक हो गया, ये सब जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ये आपको याद रखना कि ये सारी चीजें हमारी खनिज होती है, ठीक है। जैसे बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, ये सारे खनिज होते हैं जिनको जमीनों के अंदर से निकाला जाता है। कोयला भी आप लोग देखेंगे, सारी चीजें खनिज होती हैं जिनको जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, वो भी कम खर्चों में, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, खनिज, मतलब वही खनिज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब देखिए अगला कि अयस्क क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए अयस्क क्या है, अब देखिए खनिज निकला, खनिज में से अब अयस्क निकलता है। हमने जमीन खोदा, जमीन के अंदर से खनिज निकाला, अब खनिज जो निकाला उसमें से अयस्क निकालेंगे। ये देखिएगा, पहले आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा, पहले हमने क्या किया, जमीन को खोदा, जमीन का खोदा तो जमीन खोदने के बाद हमको खनिज मिला, ठीक है। अब खनिज में से हमको क्या निकालना है, उस खनिज जो मिला है उसमें से अयस्कों को क्या करना है, निकालना है, फिर अयस्कों को सांद्रित करना है। किस किस विधि से सांद्रित होगा, वो सारी चीजें ही तो इसमें पढ़ना है प्यारे बच्चों की। जब आप खनिज निकाले तो खनिज में से अयस्क निकला, फिर अयस्कों को सांद्रण कैसे करना है, कौन से अयस्क को कैसे सांद्रण करना है, यही चीजें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही से पढ़िएगा, समझ में जरूर आएगा। तो देखिए खनिज वह है जिसमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक अधिक एवं कम खर्चों में किया जाता है। यानी खनिज तो निकाल लिए, अब मान लीजिए कि खनिज निकाल लिए तो उसको क्या करना है, उसको कम खर्चों में क्या करना है, उसमें से निकालना है। अब खनिज निकाल दिए, उसमें का 2 रुपया का सामान है और उसको तोड़ने में, मान लीजिए कि कोई भी खनिज है प्यारे बच्चों, उसमें मान लीजिए कि 5 रुपए का सामान है, तोड़ने में आपको कितना रुपया लग जाए, 100 रुपया लग जाए, तो ये निकालने का कोई फायदा है तो नहीं है। इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कम खर्चों में अगर निकलता है तो वही क्या होता है, अयस्क होता है। वह खनिज जिसमें से शुद्ध धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक एवं बहुत ही कम खर्च में, अत्यधिक मात्रा में, वो भी बहुत ही कम खर्च में अगर निकला जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चला कि सबसे पहले हमने क्या किया, खोदा, खोद के खनिज निकाला, और खनिज में से कम खर्च में क्या करते हैं, अयस्कों को निकालते हैं। तो यहाँ पे उसी को अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कैसे, अब देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी जितने भी अयस्क जो है खनिज होते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी ये जो अयस्क निकले हैं ना, ये क्या निकले हैं, खनिजों से ही तो आए हैं ना। जितने भी जो अयस्क निकले, हमने क्या बताया प्यारे बच्चों की, पहले जमीन को खोदते हैं और जमीन को खोदने के बाद से क्या खनिज निकालते हैं, और खनिज में से ही अयस्क निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, जितने भी प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि अयस्क है, जितने भी हमने ये अयस्क निकाला प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। क्या, खनिज कहलाएंगे। जितने भी अयस्क होते हैं खनिज से निकलते हैं, तो जितने भी अयस्क होते हैं वो क्या होता है, खनिज होता है। तो ये आपको याद रखना कि जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि वो खनिज के अंदर से ही ना निकले हैं। तो जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, और जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होता है। क्यों, क्योंकि खनिज में प्यारे बच्चों क्या, मान लीजिए कि इतना खनिज निकला, तो इस खनिज में से हमको सिर्फ अयस्क ही ना निकालना है। इस खनिज में से प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है, अरे अयस्क ही ना निकालना है प्यारे बच्चों। इस खनिज में से हमको सिर्फ अयस्क ही ना निकालना है। तो सभी अयस्क कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन ये जो सभी खनिज होगा, ये जो सभी मान लीजिए कि ये खनिज है, तो ये तो पूरा अयस्क नहीं होगा। किसमें, क्योंकि क्या होगा, इसमें अशुद्धि भी होगी। क्या होगा, अशुद्धि भी होगी, याद रखिएगा, अशुद्धि भी होगी। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सभी खनिज तो अयस्क नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोग समझिएगा बिल्कुल बढ़िया से, सभी जो खनिज होंगे प्यारे बच्चों वो अयस्क नहीं होंगे, लेकिन जो अयस्क है वो सारा खनिज है, क्योंकि जितने भी अयस्क निकले हैं खनिज से ही निकले हैं। क्योंकि हमने पहले जमीन को खोदा, जमीन को खोदने के बाद से हमने क्या किया, अयस्क को निकाला, ठीक है, खनिज को निकाला। जब खनिज को हमने प्यारे बच्चों, खनिज में से अब क्या किया, हमने अयस्क को निकाला। तो प्यारे बच्चों जितने भी अयस्क होंगे वो क्या होंगे, खनिज होंगे, क्योंकि वो खनिज में से ही निकले हैं। तो जितने भी अयस्क होंगे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए क्या है, अयस्क है, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें क्या है, ये किस में से निकला है, तो ये खनिज में से निकला। ये क्या है, हमारा खनिज है, इतना बड़ा खनिज है, और इसमें जो छोटा सा ये जो चीज है ये क्या है, अयस्क है। ये क्या है, छोटा सा चीज, इतना खनिज में से हमको ग्रीन वाला अयस्क मिला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही बोला जा रहा है कि जितने भी अयस्क होंगे वो तो खनिज होंगे, क्योंकि खनिज में से मिला है अयस्क। लेकिन जितने भी खनिज होंगे, ये जितना भी खनिज है ये पूरा अयस्क है। तो ये तो प्यारे बच्चों अयस्क नहीं ना है, ये तो प्यारे बच्चों क्या है, डस्ट है।
ये क्या है, डस्ट है, ये तो गर्दा है ना, ये कचरा है, लेकिन इसमें से क्या निकला है, खनिज निकला है। यानी कहने का मतलब खनिज में से थोड़ा सा अयस्क, यानी जितना भी अयस्क निकलेगा वो खनिज होगा, लेकिन ये खनिज पूरा अयस्क नहीं हो सकता है, इसमें से थोड़ा सा ही क्या होगा, अयस्क होगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी ये जो जितने भी अयस्क होंगे ये तो खनिज के अंदर ही ना होंगे, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी जो खनिज होते हैं ना, ये जो सारा खनिज है ये पूरा अयस्क कैसे, इसमें से थोड़ा सा मात्रा में अयस्क हमारा प्राप्त होता है। तो क्लियर हो गया होगा, बताइए एक बार, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए कि अयस्कों के प्रकार, प्यारे बच्चों देख लीजिए अयस्कों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा अयस्क के प्रकार का पूछा जा रहा है। तो अयस्कों के बहुत सारे प्रकार है, जैसे प्राकृतिक अयस्क हो गया, ठीक है, कौन कौन से अयस्क, पहला हो गया प्राकृतिक अयस्क, दूसरा क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क। प्राकृतिक अयस्क की बात करें प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया AU, AG, और हमारा क्या हो गया, PT हो गया, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो गया, PT हो गया, यानी प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम हमारे प्राकृतिक अयस्क होते हैं, क्लियर रखना है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये प्राकृतिक अयस्क होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता दीजिए सल्फर ऑक्साइड, यानी प्यारे बच्चों क्या, जितने भी अयस्क होंगे उसमें क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड होगा, ठीक है, जितने भी अयस्क होंगे सल्फर ऑक्साइड होंगे, अभी आपको समझ में आएगा, अभी टेंशन ना लीजिए। दूसरा होता है ऑक्साइड अयस्क, उसमें क्या होगा, हर अयस्क में जितने भी जो हमने खनिज, मान लीजिए कि यहाँ से हमने क्या निकाला, ये हमारा खनिज है, ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि ये हमारा प्यारे बच्चों याद रखिएगा इतना अयस्क है, और ये निकला किस में से है, ये हमारा खनिज है, इतना में से ये निकला हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अयस्क हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अयस्क हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये जो पूरा है ग्रीन वाला ये क्या हो गया, खनिज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा कि प्यारे बच्चों ये जो अयस्क निकले होंगे ना, वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक अयस्क, यानी AU, AG और PT, सोना चांदी और प्लेटिनम क्या हो गया, हमारा प्राकृतिक अयस्क हो गया। यानी ये जो अयस्क निकला है ना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारा सल्फाइड, यहाँ पे देखिए सल्फर डाई, यानी सल्फर डाई यहाँ पे देखिए सल्फाइड अयस्क भी हो सकता है। दूसरा ऑक्साइड अयस्क, कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे क्या कार्बोनेट अयस्क भी हो सकता है, क्लोराइड अयस्क भी हो सकता है, यानी सब में प्यारे बच्चों अलग अलग, यानी ये जो अयस्क होगा ना वो अलग अलग प्रकृति का होगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखिए अभी आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों बात करें प्राकृतिक अयस्क की, प्राकृतिक अयस्क हमने क्या बताया कि प्लेटिनम, चांदी और सोना ये हमारे प्राकृतिक अयस्क है, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड अयस्क, इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस धातु में क्या होगा, इस जो अयस्क जो निकला होगा ना, मान लीजिए कोई सल्फाइड अयस्क निकला है खनिज से, तो उसमें क्या होगा, सल्फाइड पाया जाएगा, हर चीज में सल्फाइड पाया जाएगा, सब में H2 पाया जाएगा, FeS2, मैंने कहने का मतलब सब में H पाया जाएगा, सब में सल्फाइड पाया जाएगा। जितने भी सल्फाइड अयस्क होंगे, जैसे कॉपर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयस्क क्या होता है, कॉपर पायराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2, यानी प्यारे बच्चों इसमें भी सल्फाइड पाया गया है। देखिए यहाँ पे लेड क्या होता है, लेड का अयस्क, यानी कहने का मतलब क्या, गेलना होता है, ठीक है। शीशा का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, गेलना, इसमें भी देखिए सल्फाइड यहाँ पे है। अब देखिए आयरन का अयस्क क्या होता है, आयरन पायराइड होता है, यानी FeS2 होता है, इसमें भी यहाँ पे क्या सल्फाइड पाया जा रहा है, क्योंकि सल्फाइड जितने भी अयस्क होंगे ना जो खनिज से निकले होंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि कौन सल्फाइड अयस्क है, ये इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर आपसे पूछ देगा कि कौन सल्फाइड अयस्क है, तो यहाँ पे CuF, यहाँ पे देख लीजिएगा सूत्र लिख देते हैं, FeS2 लिखते हैं, FeS2 लिखते हैं, यानी प्यारे बच्चों आयरन पायराइट है, FeS2 क्या है, आयरन पायराइट। ये पूछेगा कौन सा अयस्क है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे S है, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फाइड पाया जाएगा। तो ऐसे ही आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा अयस्क कौन सा है। अब यहाँ पे अगर आपसे CuFeS2 पूछ दे, कॉपर पायराइड पूछ दे, देखिए अब यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि कॉपर पायराइड, जब कॉपर पायराइड का फॉर्मूला देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसमें तो सल्फाइड है, यानी ये कौन सा अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क होगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सल्फाइड अयस्क के, कौन सा आयरन का अयस्क के, कौन सा प्यारे बच्चों प्राकृतिक अयस्क के, ये सारी चीजें। जैसे प्यारे बच्चों जिंक का जिंक ब्लेड, यानी जिंक ब्लेड का क्या होता है फॉर्मूला, ZnS होता है, तो ZS है, तो जब आपको पता लग गया इसमें क्या है, सल्फाइड है, तो ये सल्फाइड अयस्क ही कहलाएगा, ठीक है। तो जिसमें प्यारे बच्चों क्या हो, जिस अयस्क में सल्फाइड की मात्रा हो वो सल्फाइड अयस्क कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब है ऑक्साइड अयस्क। अब इसमें क्या होगा, सब में ऑक्साइड होगा, जितने भी होंगे ना
सब में ऑक्साइड होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड और बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2O, सब में देखिए ऑक्साइड पाया जाएगा। तो जिसमें भी O रहेगा वो कौन सा अयस्क, अगर आपसे दे दे कि Fe2O3 कौन सा अयस्क है तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर S लगा तो सल्फाइड अयस्क, अगर O लगा तो ऑक्साइड अयस्क, है ना। अगर S लगा हो तो सल्फाइड अयस्क, अगर O लगा हो तो ऑक्साइड अयस्क। और ये आपको मजा आएगा कब, तो जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तब पूछेंगे कि कौन सा सल्फाइड अयस्क है, कौन सा ऑक्साइड अयस्क है, ये आपको बताना है। कौन सा प्राकृतिक अयस्क है, तो प्राकृतिक अयस्क आपने क्या पढ़ा, तो प्यारे बच्चों Au PT और प्यारे बच्चों Ag, ये हमारा प्राकृतिक है। सल्फाइड अयस्क क्या है, ZnS, ये क्या है, S लगा हुआ है, क्या है, जिंक का सल्फाइड, यानी कहने का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट हमारा सल्फाइड अयस्क, क्योंकि क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों, S लगा हुआ है। ऑक्साइड अयस्क की बात करें प्यारे बच्चों, जिंक का क्या होता है, जिंकाइड, ZnO, यानी क्या लगा है, ZnO लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। यानी जिसमें अगर O यानी ऑक्साइड जुड़ा हो वो कौन सा अयस्क होगा, ऑक्साइड अयस्क होगा। ये जब पता लगेगा जब ऑब्जेक्टिव होगा तब, ठीक है। क्लियर हो गया कि कौन सा सल्फाइड अयस्क है, कौन सा ऑक्साइड अयस्क है। अगर आपको पहचान करने के लिए बोले तो जिसमें S लगा हो सल्फाइड, जिसमें O लगा हो ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों कार्बोनेट अयस्क क्या है, तो सब में CO होगा। कार्बोनेट, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनेट, अगर आपसे पूछ दिया जाए Zn, यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए ZnCO3, यानी प्यारे बच्चों कैलामाइन होता है। ZnCO3 का मतलब क्या, कैलामाइन, ये क्या है, कैलामाइन। अब ये कैलामाइन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा अयस्क है, तो आप क्या बोलेंगे, CO3 लग गया, तो यहाँ पे CO3 लग गया, यानी CO लग गया, तो क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, कौन सा अयस्क होगा, तो आप पढ़ रहे हैं कार्बोनेट अयस्क। ये क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क। देखिए जिसमें भी CO3 लगा होगा सब कार्बोनेट। जैसे कॉपर का माइलाकाइट होता है, और माइलाकाइट जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें भी CO3 लगा है ना, इसमें भी CO लगा है, यानी कहने का मतलब ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। जिसमें भी CO लगा होगा वो क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क होगा, कार्बोनेट अयस्क होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे बढ़िया सा बात यहाँ पे, सबसे बढ़िया सा बात यहाँ पे लिख देते हैं Au Ag PT, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक अयस्क होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिसमें भी S लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए ZnS, जिंक सल्फाइड, ये S लगा हो क्या होगा, सल्फाइड, सल्फाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, ऑक्साइड अयस्क, ZnO, जैसे ZnO, इसमें भी O लग गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा, ऑक्साइड अयस्क, ये क्या हो जाएगा, अयस्क, याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड अयस्क होगा। अब जिसमें भी CO लगा होगा कार्बाइड अयस्क, यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ZnS हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये ZnS जिसमें S लगा हो सल्फाइड, जिसमें O लगा हो ऑक्साइड अयस्क, और प्यारे बच्चों जिसमें CO लगा हो कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला आ जाइए कि गैंग या अधात्री क्या होता है। ये प्यारे बच्चों हमने आपको समझा दिया, ऐसे ही समझ लीजिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा। और भी प्यारे बच्चों जहाँ जो है वो छूटा है प्यारे बच्चों आप समझ लीजिएगा, लेकिन ये सब पूछा जाता है तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि गैंग या अधात्री क्या है। तो प्यारे बच्चों गैंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि होता है। गैंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि। गैंग का मतलब अशुद्धि, यहाँ पे याद रखिएगा, गैंग का मतलब अशुद्धि। यानी गैंग या अधात्री किसे कहते हैं, तो जब किसी अयस्क को खनिज से प्राप्त किया जाता है, जब भी किसी अयस्क, मान लीजिए क्या है, ये अयस्क है, इसको किससे प्राप्त किए, तो इसको हम किससे प्राप्त किए प्यारे बच्चों, खनिज से प्राप्त किए। इसे किससे प्राप्त किए, तो ये खनिज से प्राप्त किए। तो जब भी हम अयस्क को खनिज से प्राप्त करते हैं तो अयस्क में अशुद्धि होती है। जैसे ये प्यारे बच्चों ये जो हमारा अयस्क निकला ना, ये जो हमारा अयस्क निकला, इसमें क्या होगा, अशुद्धि होगा, डस्ट होगा, डस्ट होगा। जैसे कौन कौन सा डस्ट हो सकता है प्यारे बच्चों, जैसे कंकड़, धूल,
रेत कुछ भी लगा होगा, इस खनिज में से जितने भी अयस्क निकालते हैं तो प्यारे बच्चों जो अशुद्धि उसमें चिपकी रहती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेंग या अधात्री बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, गेंग या अधात्री बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया, गेंग या अधात्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि गेंग या अधात्री किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क। जितने भी खनिज से हमने अयस्क निकाला, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को ही हम लोग गेंग या प्यारे बच्चों फ्लक्स बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने प्यारे बच्चों क्या किया, हमने पहले जमीन को खोदा। ठीक है, खनिज निकाला, उसमें से जमीन खोदा, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, खनिज निकाला, खनिज। अब प्यारे बच्चों खनिज के अंदर से हमको क्या मिला, तो प्यारे बच्चों आप बोलेंगे कि जब खनिज को निकाला तो प्यारे बच्चों हमको अयस्क ये मिला। अब ये अयस्क बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे सल्फाइड अयस्क, यहाँ पे याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, और दूसरा क्या मिला प्यारे बच्चों हमको, मतलब बहुत प्रकार के प्राकृतिक अयस्क हो गया हमारा बाबू, यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क हो गया, और हमारा प्यारे बच्चों कार्बोनाइट अयस्क हो गया, बहुत सारी चीज मिले। ठीक है, तो ये तो हम आपको समझाती है कि कौन कौन सा मिला। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के हमको क्या मिले प्यारे बच्चों, ये अयस्क मिले। अब जब ये हमको अयस्क मिला, खनिज से निकाला, हमको इतना अयस्क मिला कम खर्चा में, तो ये अयस्क में क्या होता है, अशुद्धि जमा होती है। जैसे इसमें हो सकता है रेत, ठीक है, इसमें क्या होता है धूल मिट्टी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है चूना पत्थर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोलेंगे, जो रहेगा अशुद्धि उसको हम लोग गेंग बोलेंगे, गेंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेंग बोलेंगे। ये आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए कि जब हम लोगों ने प्यारे बच्चों इतना पढ़ लिया कि जो अयस्क निकला उसमें क्या होगा, अशुद्धि होगा, उसको गेंग कहेंगे। अब देखिए कि सांद्रण क्या है, अयस्कों में से अशुद्धि को पृथक करने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। अब जो ये अयस्क निकला है इसमें से अशुद्धि यानी डस्ट को क्या करना है, डस्ट को हमको निकालना है, डस्ट को क्या करना है, निकालना है, याद रखिएगा। अब जब हम इसको निकालेंगे इसमें से, जब ये अयस्क है इसमें धूल मिट्टी कण जो गेंग लगे होंगे उसको हटाएंगे, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सांद्रण कहते हैं। और प्यारे बच्चों सांद्रण बहुत सारी तरीके से किया जाता है, एक तरीके से नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के तत्वों को, अलग अलग धातुओं को अलग अलग तरीके से सांद्रित किया जाता है। जैसे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हो गया, हेमेटाइट का हो गया, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जितने भी होते हैं तत्व सबका अलग सांद्रण किया जाता है। यानी ये जो हमारा अयस्क निकला है ना, इस अयस्क में से अशुद्धि को हटाने की क्रिया ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सांद्रण कहते हैं। अयस्क में अशुद्धि को हटाने की क्रिया ही हमारी सांद्रण कहलाती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अयस्कों में से अशुद्धि निकालने की क्रिया सांद्रण कहलाती है, और ये सांद्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे गुरुत्वाकर्षण, यहाँ देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, ये सारी विधि बताएंगे जो एग्जाम में आता है। कौन कौन सा है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामों में आता है, एक ये और एक ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे और दूसरा क्या है, निक्षालन यानी लिंचिंग विधि। प्यारे बच्चों मान लीजिए कि आपके घर में दाल चावल खरीद के आता है, तो पहले के ज़माना में जब शादी होता था तो बोलते थे बूढ़ी लोग को, चावल खरीद के 5-7 बोरा आ जाता था, 10 बोरा 20 बोरा आ जाता था चावल खरीद के, शादी ब्याह होता था तो पहले चावल चुनने के लिए बुलाया जाता था। तो बुढ़िया लोग जितना भी होती थी चावल चुनने आती थी और खूब गाना बहुत खतरनाक वाला प्यारे बच्चों गाती थी और वहीं पे कमर डुलाती थी। ये आपको पता है ना, आपके घर भी शादी हुआ होगा तो जितनी भी बूढ़ी औरतें हैं जितनी भी है तो वो चावल बिनने शादी ब्याहों में आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि वो तो चावल खरीद लिए। अब चावल में घुन भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, कंकड़ भी हो सकता है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना, निकालना, उसी को हम लोग सांद्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सांद्रण करने की बहुत सारी तरीके हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हो गया प्यारे बच्चों, निक्षालन हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया, चुंबकीय पृथक्करण हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों चावल चुन के भी निकाला जाता है, चावल फटक के भी निकाला जाता है, चावल में से कचरा धो के भी निकाला जाता है। तो चावल में से कई प्रकार से कचरा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो गुरुत्व पृथक्करण विधि होता है ना, इसमें अयस्कों को क्या किया जाता है, बहुत सा महीन एकदम पाउडर की तरह, क्या मान लीजिए कोई भी इतना बड़ा अयस्क निकला, कोई भी अयस्क निकला, इसको मशीन की सहायता से हम क्या करेंगे, पीस के इसका पाउडर बना देंगे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि
बहुत सारे सोना निकालते हैं नदी के किनारे से, ठीक है। नदी के किनारे से क्या करते हैं, सोना निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सोना निकालते हैं। यानी कहने का मतलब हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अयस्कों को महीन बारीक पीस देते हैं, ठीक है। जब महीन बारीक पीसते हैं और क्या करते हैं, पानी के लिए कि इसको छानना स्टार्ट कर देते हैं। गमला में मान लीजिए इतना ही हमारे पास अयस्क है, ठीक है। मशीन की भी सहायता से ले सकते हैं, किसी भी सहायता से ले सकते हैं। उसको क्या किए, हम पानी में घोल दिए, जितना भी हमने अयस्क जो महीन पाउडर बनाया था पानी में घोल दिए, और उसके बाद से पानी को ऐसे हिलाने लगे और ऐसे ऐसे करने लगे, तो पानी पे जो क्या होगा, जितने भी अशुद्धि होगी ना, अयस्क में जितने भी अशुद्धि होंगे, या प्यारे बच्चों मान लीजिए कि नदी बह रही है ऐसे खूब बढ़िया से, और उसमें ले जाके जैसे प्लेट एक यहाँ पे ऐसे बर्तन ले लिए, उसमें अयस्कों को डालें और ऐसे ऐसे हिलाएं ना, तो क्या हुआ कि जितना भी हमारा शुद्ध अयस्क होगा वो तो जमीन में बैठ जाएगा क्योंकि वो भारी है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जितने भी अशुद्धि होंगे वो ऊपर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हम लोग लोहा को ही ले लेते हैं, सोना को ही ले लेते हैं। सोना प्यारे बच्चों इतना बड़ा, मान लीजिए कि कोई अयस्क है, मिट्टी है, उसमें इतना सोना है, तो उसको क्या करेंगे, पहले महीन पाउडर बनाएंगे, ठीक है। महीन पाउडर बनाएंगे, और वो सोना एक जगह नहीं है, पूरा मिट्टी में एकदम पाउडर के महीन की तरह फैला हुआ है। यानी पाउडर की तरह आपका अशुद्धि भी है और पाउडर की तरह आपका सोना भी है, और दोनों को मिला के एक पत्थर की तरह बन गया है, और उसमें से आपको सोना निकालना है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, पहले उस पत्थर को यानी जो अयस्क होगा उसको महीन पीसेंगे पाउडर की तरह। उसके बाद से क्या करेंगे, बहता हुआ पानी के पास जाएंगे, गमला लेंगे, ठीक है, किसी भी सहायता से कर सकते हैं, उसको पानी में डालेंगे और प्यारे बच्चों ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सोना होगा वो क्या होगा, जमीन यानी जो प्लेट के अंदर होगा वो बैठ जाएगा, भारी रहेगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि यही होता है, वो बैठ जाएगा, और जितना भी कचरा होगा ना, जैसे अशुद्धि जितना भी होगा, वो क्या होगा, पानी की धार से वो बह जाएगा, पानी की धार से बाहर निकलेगा। वैसे ही करके क्या होता है, अशुद्धि पूरा बह जाती है, और जो सोना रहेगा अंदर यहाँ पे तल में चिपका हुआ रहेगा भारी की वजह से। उसी को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होगा, इस विधि का उपयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब अयस्कों का कण अशुद्धियों से भरी पड़ी हो। यानी प्यारे बच्चों इतना सोना के लिए इतना बड़ा मिट्टी में छिपा हुआ है, यानी वो भी पाउडर एक ही में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जब अशुद्धि से भरी हो तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से उसको बारीक पीस कर जल की धारा में धोया जाता है। तो प्यारे बच्चों उस समय से हम क्या बता रहे हैं कि उसको पीस दिया जाता है, और जल की धारा में बहाने से क्या होगा, जो हमारा शुद्ध अयस्क होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे जमा रहेगा, और जो अशुद्ध अयस्क होगा वो पानी की धार में बह जाएगी। तो यहाँ पे वही होता है, पीस कर बारीक जल की धारा में धोया जाता है। तो अशुद्धि के कारण, हल्के होने के कारण, जितने भी अशुद्धि होंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, वो हल्का। जैसे माटी में क्या कीजिए, बुरादा ले लीजिए आप, ठीक है, जैसे लोहे का बुरादा ले लीजिए, महीन पाउडर वाला बुरादा, मिट्टी में क्या कीजिए, उसको मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको बोला जाए कि निकालिए इस मिट्टी से लोहे को अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, और पानी में क्या करेंगे, मिट्टी को बहवा देंगे, और लोहा आपका भारी के कारण प्लेट के ही अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो वही होता है। जैसे प्यारे बच्चों क्या होता है, हल्का होने के कारण वो जल की धारा में अशुद्धि बह जाती है, जबकि शेष जो अयस्क के कण होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या रहते हैं, उसी प्लेट में रह जाते हैं। उसी को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। तो किसको ये नहीं समझ में आया, सबसे पहले बताया, सबको आया होगा कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जब किसी अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि मात्रा में हो, बहुत मात्रा में क्या हो, अशुद्धि हो, अशुद्धि से वो भरा हो, तब क्या करेंगे, उसको महीन पाउडर कर लेंगे, पीस के पाउडर कर लेंगे, और जल की धारा में उसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही धोएंगे, हिलाएंगे, तो अशुद्धि हल्का होने के कारण सारा दह जाएगा, पानी के बहाव से चला जाएगा बाहर। लेकिन जो शुद्ध होंगे हमारे अयस्क, वो भारी होने के कारण क्या करेंगे, तल में बैठ जाएंगे, तो उसको हम ले लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। गुरुत्व पृथक्करण विधि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बताइए, गुरुत्व पृथक्करण आ गया ना, क्या होता है, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर में, प्यारे बच्चों 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी। ये सब हमको लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट है कि फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है। फेन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन, जैसे सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किसके द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फाइड जितने भी अयस्क है प्यारे बच्चों, जो सल्फाइड अयस्क है
उसका सांद्रण अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि प्यारे बच्चों फेन या झाग उत्प्लावन विधि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा कि सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों का समारण यहाँ पे इससे किया जाता है। इस विधि में बारीक जो पिसा हुआ, इसमें ज्यादा मात्रा में अशुद्धि नहीं रहता है, ज्यादा मात्रा में अशुद्धि रहता है तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि से उसको हटाते हैं। लेकिन फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता है, उसमें भी क्या किया जाता है, जितने भी अयस्क होते हैं जिसमें अशुद्धि के साथ रहता है, अयस्क को क्या करते हैं, महीन पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंटेनर ले लिए, यहाँ पे महीन पाउडर बना लिए और प्यारे बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। ये कंटेनर ले लिया हमने, महीन पाउडर बनाया, कंटेनर ने लिया और प्यारे बच्चों जल डाल दिया इसमें और चिड़ का तेल, कौन, इसमें पानी डाला और चिड़ का तेल डाला, ठीक है। पानी और चिड़ का तेल डाला। चिड़ का तेल इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये गाज बने, ठीक है। गाज बनाने के लिए चिड़ का तेल डाला जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है, हमने एक कंटेनर लेना है और उसमें जल और चिड़ का तेल डाल देना है और जो पिसा हुआ बारीक हमारा अयस्क होगा ना, जिसमें अशुद्धि के साथ होगा, ठीक है, उसको इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। और एक ऊर्ध्वाधर पाइप लिया जाएगा जो यहाँ से सीधा होगा, ऐसे जाकर मुड़ा होगा, थोड़ा सा बेंड वाला ऊर्ध्वाधर एक नली वाला पाइप लिया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा, हवा दिया जाएगा, इसे फूंका जाएगा। फूकने पे क्या होगा, बुलबुला या गाज बनेगा। तो जब ये गाज बनेगा ना, तो गाज के साथ ही जो हमारे अयस्क होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। जो शुद्ध अयस्क होगा हमारा गाज के साथ ऊपर आ जाएगा, जबकि जितने भी कचरा होगा, अशुद्धि होंगे, वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका समाहरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। पहले क्या करना है, पहले आपको महीन बारीक अयस्क को पीस लेना है, फिर एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में पानी और चिड़ का तेल डाल देना है, ठीक है। चिड़ का तेल डालने के बाद से उस पीसे हुए महीन अयस्क को इसमें डाल देना है। एक वो आपको ऊर्ध्वाधर पाइप लेना है और उस पाइप को क्या करना है, इसे फूंकना है, हवा देना है उसमें। ऊर्ध्वाधर पाइप यानी यहाँ से सीधा और फिर यहाँ से जाकर इसे लुल हो जाए, तो उसी को क्या करना है, आपको फूंकना है। जैसे फूकेंगे ना तो इसमें गाज बनेगा और गाज जो बनेगा ना, गाज के साथ जितने भी शुद्ध अयस्क होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। जितने भी शुद्ध अयस्क होंगे इस गाज के साथ ऊपर आ जाएंगे और जितने भी प्यारे बच्चों अशुद्धि होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, जिसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं या झाग उत्प्लावन। तो यहाँ पे आपको ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा। ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा बाबू, पहली बात। बहुत अच्छे अच्छे टीचर होंगे लेकिन हमारा जो समझाने का तरीका है हम अपने भाषा में समझाते हैं, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चों को कैसे समझ में आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आपको भी समझा रहे हैं। तो क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल या तिड़ के चिड़ के मिश्रण में डाला जाता है। जल या चिड़ के मिश्रण में क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। जब डाल दिया जाता है तो मिश्रण में एक ऊर्ध्वाधर नली की सहायता से वायु प्रवाहित किया जाता है, यानी यहाँ से फूकेंगे तो क्या होगा, जिससे शुद्ध अयस्क के जो कण होंगे तेल के साथ झाग बनकर टैंक के ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धि टैंक के नीचे बैठ जाती है। अब बताइए, यही तो उस समय से हम समझा रहे थे और वहीं लिखा भी है कि झाग या फेन उत्प्लावन विधि क्या होता है, को टैंकर लेना है, पानी और चिड़ का तेल डाल देना है, उसमें पिसा हुआ शुद्ध अयस्क डाल देना है, मतलब पिसा हुआ अयस्क डाल देना है और एक ऊर्ध्वाधर नली लेना है और नदी में यहाँ पे वायु प्रवाहित करना है। तो इसमें जितने भी शुद्ध अयस्क होंगे ना ये झाग के ऊपर आ जाएंगे, तेल के साथ झाग के ऊपर आ जाते हैं, यानी बुलबुला के ऊपर आ जाएंगे और जितने भी अशुद्धि होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये आपका हो गया, बताइए हो गया। चलिए अब देखिए कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या होता है। जैसे आपको फिगर से ही पता चल गया होगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, फटाफट से एक बार अपन लोग बताइए, समझ में आया। चलिए बताइए बाबू, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है। चलिए चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात करें प्यारे बच्चों, जब अयस्क या अशुद्धि में से कोई भी एक चुंबकीय प्रकृति का होता है। प्यारे बच्चों ये जो अयस्क होता है, अब ये प्यारे बच्चों मान लीजिए ये अयस्क ये कई प्रकार के हो सकते हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या हो सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। हम तो आपको बताएं ये कई प्रकार के हो सकते हैं और सब यहाँ आप देखिए ये सब का अलग अलग है। किसी को फेन उत्प्लावन विधि, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, किसी को प्यारे बच्चों कैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, किसी को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, जो चुंबक की सहायता से चिपकने वाला होगा उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसको सांद्रित कर दिया जाएगा, जिसको निक्षालन के द्वारा करना होगा उसके द्वारा, यानी हर चीज का अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे, जैसे हम लोग आटा को ही शुद्ध करना है, जैसे चावल को शुद्ध करना है, चावल को शुद्ध करना है तो चावल में से हम लोग बीन के निकाल देंगे,
उसमें से जितना भी कंकड़ पत्थर होगा हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आटा को बोल दिया जाए कि आटा को शुद्ध करो, आटा में से चोकर निकालो, तो आप धो के निकालिएगा चोकर, नहीं, आप उसको चाल के निकालिएगा। तो हर चीज का अलग अलग होता है ना, हर चीज का अलग अलग होता है प्यारे बच्चों, क्या तो साफ करने का तरीका, निकालने का तरीका, वैसे ही यही होता है। जैसे कितने भी जो अयस्क होते हैं ना वो चुंबकीय प्रकृति का होता है, तो उनको क्या किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। देखिए जब अयस्कों में अशुद्धि में कोई भी एक चुंबकीय प्रकृति का हो, या तो अशुद्धि हो या तो प्यारे बच्चों क्या हो, अयस्क ही हो, जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि है वो चुंबकीय प्रकृति का हो, चाहे प्यारे बच्चों हमारा अयस्क ही कोई ना कोई एगो क्या हो, चुंबकीय प्रकृति का हो, तब प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में दो रोलर के ऊपर एक रबड़ की बेल्ट चढ़ा दी जाती है, उन रोलर में से एक रोलर चुंबकीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ये जो दो रोलर होते हैं ना, इनमें से एक क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति में जो चुंबक वाला होता है वो चिपक के इधर गिरा देता है, और जो अशुद्धि होता है वो तो चिपकेगा, जो बिना चुंबकीय पदार्थ होगा वो नहीं चिपकेगा, तो डायरेक्ट क्या करता है प्यारे बच्चों, बाहर फेंक देता है। और जो भी चुंबकीय प्रकृति का होता है ये पट्टी की सहायता से यहाँ पे क्या आते हैं, इसमें आके गिर जाता है। तो यही होता है चुंबकीय पृथक्करण। ये भी आप लिख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीका से। यहाँ से हम लोग अयस्क डाले, ठीक है, अयस्क डाले तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो जितना भी चुंबकीय होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि चुंबकीय ये जो अयस्क है वो चुंबकीय प्रकृति का, तो ये यहाँ पे चिपक के आके यहाँ पे गिर जाएगा। लेकिन जो अनुचुंबकीय मतलब ना चुंबकने, मतलब चिपकने वाला नहीं होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ से आके ये गिर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से आके क्या होगा, चुंबक व चिपकने वाला होगा, अब ये इधर आके गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कि निक्षालन या लिंचिंग क्या होता है, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक समझा के पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज समझिएगा और एक एक पॉइंट को क्लियर भी कीजिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि निक्षालन क्या होता है, लिंचिंग क्या होता है। निक्षालन अगर आपसे पूछा जाए, निक्षालन क्या है, तो अयस्कों के सांद्रण की निक्षालन एक रासायनिक विधि होती है, यानी जो निक्षालन होता है या लिंचिंग होता है एक रासायनिक विधि होता है। इस विधि में अयस्क को अम्ल क्षार एवं अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर जिससे अयस्क तो विलय हो जाता है परंतु अशुद्धि अविलय रहती है, जिसके जानकर हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी ऐसे भी कुछ प्रकार होते हैं जिसको घोल दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों घोल दिया जाता है तो क्या होगा, जितने भी हमारे अयस्क होंगे पानी के साथ घुल जाएंगे, और जितने भी प्यारे बच्चों अशुद्धि होगा वो घुलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, उसको छान के निकाल लेंगे। तो छान लेंगे तो छाना हुआ क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध अयस्क हो जाएगा, और जो कंकड़ पत्थर बचा वो अशुद्धि हो गया, उसको फेंक दिए, उसी को निक्षालन बोलते हैं। यहाँ पे फिर से समझिएगा कि इस विधि में अयस्क अम्ल क्षार एवं अन्य अभिकर्मी के प्रकृति का यह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे अयस्क तो विलय होता है, यानी ये क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है। विलय का मतलब क्या, जो पानी में घुल जाए, विलायक में घुल जाए, यानी पानी में घुल जाए, परंतु अशुद्धि अविलय होती है। इसमें क्या होता है, अशुद्धि पानी में घुलता ही नहीं है। जैसे बालू पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो जब बालू, जैसे पानी है और पानी में बालू से निकालना है तो आप क्या करेंगे, छान के निकाल देंगे, पानी आपका गिर जाएगा। देखिए, और जैसे देखिए मान लीजिए कि शरबत ही आप बनाए हैं, शरबत बनाया है, उसमें क्या हुआ है, बालू पड़ गया है, क्या हो गया, बालू खूब ज्यादा पड़ गया, उसमें बालू पड़ गया है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, छन्नी की सहायता से क्या करेंगे, छान देंगे। यानी उसमें का जो चीनी होगा और जो भी पानी वानी होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन जो जब छानेंगे उसको तो बालू क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, तो फिर वो पीने लायक हो जाएगा। तो यही होता है निक्षालन। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल मजे से समझ में आ रहा होगा 100%, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए यहाँ पे कि सांद्रण। अब देखिए जो सांद्रण अयस्क का ऑक्साइड दो विधियों द्वारा किया जाता है। अब सांद्रित तो कर लिए हम, सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से सुनिए, पहले हमने जमीन खोद के खनिज निकाला, ठीक है, ये क्या है, खनिज है। अब खनिज में से हमको क्या मिला प्यारे बच्चों, हमको मिला था अयस्क, ये अयस्क, अयस्क में जो ये मान लीजिए कि ये हमारा अयस्क निकला। अब ये अयस्क में क्या था, अशुद्धि था, अशुद्धि था, तो अशुद्धि को निकाला। तो प्यारे बच्चों अशुद्धि को हमने बहुत सारे तरीकों से निकाला, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं। और फिर हमने अयस्क को अशुद्धि निकालने के लिए कौन सा प्रयोग किया, तो प्यारे बच्चों सांद्रण का प्रयोग किया। सांद्रण के द्वारा हमने अशुद्धि को निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे सांद्रण किया हुआ जो हमारा अयस्क बचता है, यानी सांद्रित अयस्कों का ऑक्सीकरण, अब इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। अब इसका ऑक्सीकरण भी किया जाता है। जो अयस्क निकला है हमारा, इतना सब करने के बाद, सांद्रित करने के बाद, उस अयस्क को अब क्या किया जाता है,
ऑक्सीकरण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, पहला होता है निस्तापन के द्वारा और दूसरा होता है भर्जन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे किया जाता है, भर्जन और निस्तापन कैसे किया जाता है ये आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए निस्तापन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों के ऊपर गलनांक कम करके, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति, यानी प्यारे बच्चों क्या इसमें O2 नहीं लेना है, डायरेक्ट गर्म करना है, वो भी क्या प्यारे बच्चों क्या करना है, वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म करना है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही हमारा निस्तापन कहलाता है। निस्तापन की क्रिया में अयस्कों से यहाँ पे क्या होता है, से जल व वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और प्यारे बच्चों अयस्क शुष्क वो क्या हो जाता है, सुरंध्र हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ZnCO3 को क्या किया प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, बिना हवा की उपस्थिति में, यानी वायु की अनुपस्थिति, यानी यहाँ पे सिर्फ गर्म करना है, इसको गर्म का चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हमको नहीं लेना है, बिना ऑक्सीजन का ही हमको क्या करना है, गर्म करना है। तो हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। चलिए अब देखिए कि निस्तापन के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, निस्तापन के गुण कौन कौन से होते हैं, देखिए इसके आर्द्रता नमी दूर हो जाती है। निस्तापन करने से क्या होगा, इसकी आर्द्रता होगी, जो नमी होगी वो दूर हो जाती है, अयस्क शुष्क हो जाता है और जो अयस्क होगा हमारा शुष्क यानी सूखा हुआ हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए कार्बोनेट को CO2 गैस निकाली जाती है तथा ऑक्साइड बना लेता है, यानी प्यारे बच्चों इसमें से क्या होता है, कार्बोनेट गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या निकला, CO2 कार्बोनेट गैस निकला, CO गैस निकला कार्बोनेट, इसमें से क्या होता है, जिंक बच गया और कार्बोनेट गैस बाहर निकल गया। ठीक है, तो वही होता है, कार्बोनेट गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्साइड बना लेता है। प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए कि इस प्रक्रिया में अयस्क क्या हो गया, सरंध्र हो जाता है और यह प्रक्रिया परिवर्तन भट्ठी में ही होती है क्योंकि इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। निस्तापन किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इतना याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को कम गलनांक पर वायु की अनुपस्थिति यानी बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कि भर्जन क्या कहलाता है। भर्जन क्या कहलाता है ये आप लोग समझिए। ठीक है, अब देखिए यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को उसके कम गलनांक से ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना हमारा क्या कहलाएगा, प्यारे बच्चों भर्जन कहलाएगा। यानी प्यारे बच्चों क्या, इसको वायु की उपस्थिति में यानी डेल्टा O2 के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए वह प्रक्रिया जिसमें भी जो अयस्क हमारा सांद्रित करने के बाद से बचा है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। उसमें क्या वायु की अनुपस्थिति था, इसमें वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही हमारा भर्जन कहलाता है, या इसको जारण भी बोलते हैं, भर्जन या जारण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, इसको क्या करना है, डेल्टा यानी गर्म करना है किसके, तो वायु की उपस्थिति में। तो H+O2 जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो SO2 हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों ये होता है भर्जन या जारण। ठीक है, भर्जन या जारण में क्या किया जाता है, गलनांक को कम ताप पे वायु की उपस्थिति में यानी यहाँ पे डेल्टा O2 के साथ इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर आपको रखना है। अब देखिए भर्जन के गुण क्या होगा, इससे आर्द्रता दूर हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, आर्द्रता हमारी दूर हो जाएंगे। इसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए जैसे प्यारे बच्चों ये जो सल्फाइड है इसको प्यारे बच्चों ऑक्साइड अयस्क में हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, जितनी भी वाष्पशील अशुद्धियाँ होती है इससे दूर हो जाती हैं। यह प्रक्रिया भी परिवर्तन भट्ठी में ही होता है, यह जो प्रक्रिया होती है पूरी परिवर्तन भट्ठी में ही ये भी होती है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ये सब सारी महत्वपूर्ण जो थी टॉपिक थी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता। अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा और जो भी 1-2 पॉइंट बचा भी होगा वो सब्जेक्टिव में आपका क्लियर होगा, 100% है। तो प्यारे बच्चों बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। क्या किया जाता है, सबसे पहले तत्व को निकालने के लिए हमको क्या किया जाता है, जमीन को खोद के खनिज निकाला जाता है। अब खनिज में से हमारा अयस्क निकलता है। ठीक है, अब अयस्क में क्या होता है, जो अशुद्धि रहते हैं, अयस्क में अशुद्धि रहते हैं। ठीक है, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारे प्रकार के अशुद्धि होते हैं, तो उसको गेंग कहते हैं। ठीक है, अब गेंग कहने का मतलब उसके बाद से क्या करते हैं, उस अयस्क को उस अशुद्धि को हटाने के लिए उसको सांद्रण किया जाता है। कई प्रकार के आप सांद्रण उसको कर सकते हैं, जैसा अयस्क होगा वैसा उसका सांद्रण किया जाएगा। तो जब उसको सांद्रित करेंगे, जैसे फैन उत्प्लावन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि,
गुरुत्व पृथक्करण विधि, प्यारे बच्चों निक्षालन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। इससे इसका क्या करेंगे, हम इसका प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि इसका निक्षालन करेंगे। जब प्यारे बच्चों जब उसमें से अशुद्धि निकल जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, हवा की अनुपस्थिति में उसको पहले निस्तापन करते हैं, फिर भर्जन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे या जारण करते हैं। तो यही तो होता है, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। और प्यारे बच्चों 499 में अगर आप कोर्स नहीं लिए हैं तो फटाफट से ले लीजिए। लेने के लिए नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35, ठीक है। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स ले लीजिए। और प्यारे बच्चों ईमानदारी पूर्वक आप अपना अटेंडेंस लगाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे कर लीजिए। और प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए ताकि हमको पता लग सके कि आपको क्लास ये बढ़िया लगा है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।